नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 दिसंबर से शुरू नहीं होंगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ाया गया बैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे समीक्षा के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी इंटरनेशनल टूर का प्लान बनाने वाले थे तो अब आपको यह कैंसिल करना होगा। दरअसल दोस्तों, कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के फैसले को टाल दिया गया है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बुधवार को कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट के निर्णय पर रोक लगा दी गई है। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। यह फैसला ओमिक्रॉन की वजह से लिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इसमें 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू करने के फैसले पर विचार करने के लिए कहा गया था। पीएम ने विदेश से आने वाले लोगों की सख्त निगरानी करने की भी बात कही थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार ने करीब 619 दिन से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन लगा रखा है। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन से 3 दिन पहले 22 मार्च को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन लगाया गया था। इस साल 26 नवंबर को बैन खत्म करने की घोषणा की गई थी। इस दौरान कहा गया था कि 15 दिसंबर से 14 देशों को छोड़कर रेगुलेटर इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके बाद भी अब इसको शुरू नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में सीधे 8 रुपए सस्ता हो गया पेट्रोल। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में पेट्रोल पर वेट घटा दिया है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है। नई कीमतें दोस्तों रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। सरकार की तरफ से पेट्रोल पर वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को 30% से घटाकर 19.4% कर दिया गया है। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत मौजूदा करीब 103.97 रुपए से घटकर 95 रुपए 97 पैसे हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना के खिलाफ 63% प्रभावी है कोविशील्ड। गंभीर बीमारी में भी है असरदार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर राहत वाली खबर आई है। पूरी तरह वैक्सीनेट यानी कि दोनों डोज लगवा चुके लोगों में कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन की प्रभावशीलता 63% और मध्यम से गंभीर बीमारी के खिलाफ यह 81% पाई गई है। लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित एक नई स्टडी में यह परिणाम सामने आया है। लेसेंट की यह स्टडी भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान यानी कि अप्रैल और मई 2021 के बीच की गई है, जिसमें वैक्सीन की प्रभावशीलता का वास्तविक आकलन किया गया। दोस्तों, स्टडी के मुताबिक रिसर्चर ने यह भी पता लगाया है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है। इस रिसर्च में कोरोना से संक्रमित 2379 और नियंत्रित किए गए 1981 मामलों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। रिसर्चर ने फरीदाबाद में 2 मेडिकल रिसर्च सेंटर पर यह स्टडी कराई। ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में भारतीय रिसर्चर ने यह स्टडी को पूरा किया है। इस स्टडी में जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं वह काफी संतोषजनक है। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ यह दवा 63% प्रभावी पाई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रद्द हो गए तीनों कृषि कानून, राष्ट्रपति ने दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। तीनों कानूनों को रद्द करने वाला बिल 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही औपचारिक तौर पर तीनों कृषि कानून अब निरस्त हो गए हैं। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और MSP पर कानून बनाए जाने को लेकर 1 साल से अधिक समय से किसान आंदोलित है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि MSP को लेकर कमेटी गठित की जाएगी। बिल वापसी के ऐलान के बाद किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं करने की बात की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद साउथ अफ्रीका दौरा जारी रखना चाहता है BCCI अध्यक्ष बोले, अभी काफी वक्त बाकी है।
जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज समाप्त होने के ठीक बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना है। वहां टीम को तीनों फॉर्मेट में मेजबान साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेलनी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के नए मामलों में तेजी आई है। इस कारण आईसीसी ने बराबर में मौजूद दूसरे देश जिम्बाब्वे में चल रही महिला वर्ल्ड कप क्वालिफायर को बीच में ही रद्द कर दिया। उधर साउथ अफ्रीका में ही खेल रही नीदरलैंड की क्रिकेट टीम ने भी अपनी लिमिटेड ओवर सीरीज को बीच में ही छोड़कर घर वापस लौटने का फैसला किया। इसके बावजूद खबर आ रही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई इस महीने होने वाले दौरे पर टीम को भेजना चाहता है। बीसीसीआई ने फिलहाल साउथ अफ्रीका में ही खेल रही टीम इंडिया ए की टीम को वापस नहीं बुलाया है। भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच में 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला फिलहाल खेला जा रहा है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है इस पर कि अगर सरकार की ओर से दौरे को लेकर कोई दिशा निर्देश आता है तो उसका पालन करेंगे। हालांकि अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से भारतीय टीम के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब यूपीए नहीं रहा। ममता दीदी ने शरद पवार से मिलने के बाद की घोषणा, यूपीए अब कहीं नहीं, राहुल को लेकर भी 2 टूक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस और उसके युवराज राहुल गांधी पर बुधवार को 2 टूक अंदाज में तंज कसा और उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने के बाद कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए को लेकर कहा कि अब यूपीए कोई गठबंधन नहीं है, यह खत्म हो चुका है। इससे पहले टीएमसी प्रमुख ने राहुल गांधी पर सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात के दौरान निशाना साधा। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई कुछ करता नहीं है, विदेश में रहता है तो कैसे चलेगा, इसलिए हमें कई दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है। शरद पवार और ममता बनर्जी ने बीच सिल्वर ओक अपार्टमेंट में करीबन 1 घंटे तक बातचीत की। इस मुलाकात के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का पुराना नाता रहा है। पवार ने कहा कि कल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की आदित्य ठाकरे और संजय रावत से मुलाकात हुई और आज एक पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए यहां आई है। उन्होंने बंगाल में हुई जीत को लेकर अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब रेल यात्रा होगी और आसान, रेलवे ने शुरू की खास सर्विस, आप सभी को होगा इसका फायदा। जी हां दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है, अब आपकी यात्रा और आसान होने वाली है। भारतीय रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। अब आपको यात्रा के दौरान भारी कंबल और चादर साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, रेलवे अब डिस्पोजेबल बेड रोल की सुविधा शुरू करने जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में बेड रोल की सेवा को बंद कर दिया था। हालांकि अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। इस खास सर्विस के तहत दोस्तों यात्रियों को 150 रुपए में डिस्पोजेबल बेड रोल मिलेगा। अब यात्रियों को सफर में कंबल चादर का झंझट नहीं होगा। यह सुविधा लंबी दूरी के यात्रियों को दी जा रही है। दोस्तों रेलवे की इस खास सुविधा के लिए यात्रियों को 150 रुपए चुकाने होंगे। 150 रुपए की किट में कई सारी चीजें मिलेंगी। इसमें कंबल के साथ टूथपेस्ट, मास्क जैसी चीजें भी मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई का जोरदार झटका, गैस सिलेंडर 103.5 रुपए हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, दिसंबर महीने का पहला दिन ही महंगाई के नाम रहा और महीने के पहले दिन ही आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 दिसंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ने 19 किग्रा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 103.5 रुपए प्रति सिलेंडर तक का इजाफा कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किग्रा कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें आज से 100 रुपए 5 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ गई है। अब यहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2101 रुपए हो गई है। हालांकि दोस्तों सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले घरेलू 14.2 किग्रा बिना सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। इसके दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी कीमत 900 रुपए प्रति सिलेंडर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी का खुलासा, देश में कब आएगी हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी, 1 किलो गैस में चलेगी 180 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी आ चुकी है। न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम चौपाल में गडकरी ने कहा कि दिसंबर के अंत तक इसकी डिलीवरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि यह गाड़ी 1 किलो में 180 किलोमीटर
तक चलेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर में गंदा पानी ट्रीट करके 300 एकड़ से ज्यादा का फायदा होता है। सरकार सीवर के पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रही है। उन्होंने कहा कि अब गंदे पानी का इस्तेमाल सोलर पावर के लिए भी किया जाएगा। इसके साथ ही हाइड्रोजन की कीमत 50 से 60 रुपए किलो होगी। सबसे सस्ता ईंधन यह बनेगा। पानी के साथ सोलर पावर के इस्तेमाल से क्लीन एनर्जी बनाई जाएगी। गडकरी ने कहा कि हाइड्रोजन का फिलिंग स्टेशन बनाने में फिलहाल वक्त लगेगा। हाइड्रोजन की गाड़ी से प्रति किलोमीटर 70 से 80 पैसे की ही लागत आएगी। इसके साथ ही पराली से बायो सीएनजी किसान अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बनेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि 2 साल में पेट्रोल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत बराबर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2 साल में फ्लेक्स इंजन लाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई पहुंचे घरेलू यात्रियों को एयरपोर्ट पर दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, बीएमसी का फैसला। जी हां दोस्तों, हवाई जहाज के जरिए मुंबई जाने वाले घरेलू यात्रियों के लिए बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बीएमसी के मुताबिक अब घरेलू यात्रियों को मुंबई एयरपोर्ट पर 72 घंटे के भीतर का कोरोना वायरस का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। हालांकि जो यात्री कोरोना जांच की रिपोर्ट लेकर नहीं पहुंचेंगे उनका RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले एयरपोर्ट पर सिर्फ कोरोना वायरस टीके की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना ही अनिवार्य था। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर बीएमसी ने कोविड जांच रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। ऐसी स्थिति में जब यात्री महाराष्ट्र के ही किसी शहर से मुंबई पहुंचेंगे तो वो अपने टीकाकरण के दोनों डोज का सर्टिफिकेट एयरपोर्ट पर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कोई यात्री किसी अन्य राज्य से महाराष्ट्र में एंट्री करता है तो उसे एयरपोर्ट पर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगाली की राह पर पहुंचा अफगानिस्तान, तालिबान ने अमेरिका से कहा जब्त किए गए पैसे वापस करो। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से हालात बदतर हो गए हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा जहां देश छोड़ चुका है, वहीं आधी आबादी भुखमरी के कगार पर है। सरकार चलाने के लिए तालिबान के पास फंड नहीं है। ऐसे में दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच जारी बातचीत के दौरान तालिबान ने एक बार फिर वाशिंगटन से मदद की अपील की है। तालिबान ने अमेरिका से कहा कि वह अफगानिस्तान में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में फ्रोजन फंड को रिलीज कर दिया जाए। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि टॉम वेस्ट के नेतृत्व में हुए बैठकों में तालिबान ने ब्लैक लिस्ट और प्रतिबंधों को समाप्त करने की भी अपील की है। तालिबान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहार बाल्खी ने बताया कि दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। अफगान प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी पक्ष को सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसके साथ ही अमेरिका से अपील की गई है कि अफगानिस्तान के जब्त पैसों को बिना शर्त जारी किया जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 26 करोड़ 28 लाख को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 52,15,000 को पार कर गई है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, जर्मनी, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, इटली, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यूक्रेन, पोलैंड और साउथ अफ्रीका का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जान लेते हैं क्या है भारत में हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,45,46,000 को पार कर गया है। इसके अलावा दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या 4,69,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उन राज्यों में महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन से रेलवे को हुआ करोड़ों का नुकसान, लोकसभा में रेल मंत्री ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, करीब 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। यह नुकसान रेलवे के अलग अलग जोन में हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
लोकसभा में एक सवाल में जवाब में यह जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि इस साल 1 दिसंबर तक जिस जोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है उसमें नॉर्दर्न रेलवे पहले नंबर पर है। रेलवे की ओर से यह बताया गया है कि इस साल अक्टूबर तक के महीने में नॉर्दर्न रेलवे के क्षेत्र में 1212 धरना प्रदर्शन हुए। इस वजह से रेलवे को लगभग 22 करोड़ 58 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हाल ही के दिनों में हुए किसान आंदोलन का सबसे बड़ा क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा रहा है। इन इलाकों में बड़ी संख्या में किसानों ने प्रोटेस्ट किया, जिसका असर रेलवे की आय पर पड़ा है और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा, अमेरिका को चीन से है सबसे ज्यादा खतरा, व्हाइट हाउस ने बनाया नया प्लान। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भी मान लिया है कि अगर उसे सबसे अधिक किसी देश से खतरा है तो वह चाइना है। वहीं दूसरे और तीसरे विरोधी के रूप में रूस और ईरान को माना है। इन तीनों देशों को टक्कर देने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग गुआम और ऑस्ट्रेलिया में सैन्य सुविधाओं का उन्नयन और विस्तार करेगा। इसके अलावा अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र के कई द्वीपों पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवाने और रोटेशनल बेस पर एयरक्राफ्ट की तैनाती की योजना बनाई है। इतना ही नहीं, चीन की तानाशाही को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ गठजोड़ कर सहयोग नीति के जरिए काम करने की अपील की है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि सितंबर में ही इसका खाका तैयार कर लिया जाएगा। अमेरिका ने यह कदम ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नए रक्षा गठबंधन के गठन के बाद उठाया है। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने हाल ही में एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते की घोषणा की है, जिसे ऑकस का संक्षिप्त नाम दिया गया है। अमेरिका की ओर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। चीन और अमेरिका के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद है। अमेरिका हमेशा से ही चीन में जारी मानवाधिकार उल्लंघन के अलावा ताइवान और दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा उठाता आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में भी आई गिरावट। जी हां दोस्तों, सितंबर महीने के पहले दिन सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 302 रुपए सस्ता हो गया। राष्ट्रीय राजधानी में सोना बुधवार को 302 रुपए की गिरावट के साथ 46,848 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो कि दोस्तों पिछले कारोबारी दिनों में यह कीमती धातु 47,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी की बात की जाए तो चांदी 81 रुपए की गिरावट के साथ 61,031 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2022 ऑक्शन, मेगा ऑक्शन को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट। जानिए कब होगी खिलाड़ियों की नीलामी। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन का बिगुल बज गया है। आईपीएल 2022 से पहले मेगा ऑक्शन है। इससे पहले पुरानी 8 टीमों ने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि आईपीएल 2022 में 2 नई टीमों की भी एंट्री होगी और इस नई टीमों को 25 दिसंबर से पहले अपने 3 खिलाड़ियों की लिस्ट देनी होगी। इस बीच आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन दिसंबर के अंत या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है। हालांकि अभी तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों की नीलामी को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं कर रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार आईपीएल 2022 में 8 के बजाय 10 टीमें हिस्सा लेगी। लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीम होंगी। ये टीमें ऑक्शन पूल में से 3-3 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक केएल राहुल को लखनऊ की कमान सौंपी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में हवा अब भी है जहरीली, कई इलाकों में AQI 400 के करीब। जी हां दोस्तों, सर्दी की दस्तक के बीच वायु प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिल रही है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च द्वारा अपडेट किए गए नवीनतम अनुमानों के अनुसार मंगलवार सुबह AQI 362 के साथ हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। PM10 प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है। सफर के अनुमानों के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय, पूसा, लोधी रोड, मथुरा रोड, IIT दिल्ली और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। AQI क्रमशः 380, 362, 350, 413, 356 और 355 रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी का माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में हुई पराग अग्रवाल की चर्चा। लोग बोले 4 साल पहले सुषमा स्वराज ने सही कहा था, भारत में डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और हमारे यहाँ टेररिस्ट और टेरर कैंप। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बन गए हैं। दुनिया में पराग के साथ भारत की वाही हो रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पराग के साथ ही भारत के एजुकेशन सेक्टर की तारीफ कर रहे हैं।
इस मामले में एक खास बात यह है और वो यह है कि पाकिस्तानियों को भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 4 साल पुराना संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में दिया गया भाषण याद आ गया। 2017 में सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत में चाहे जो भी सरकार रही हो उसने विकास पर फोकस किया। हमने IITs और IIMs बनाए। पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा। उसने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे नाम दिए। 37 साल के पराग ट्विटर के CEO बने तो स्ट्राइप कंपनी के CEO पैट्रिक कोलिसन ने उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही कोलिसन ने बहुत पते की बात कही। पैट्रिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, IBM, पालो अल्टो नेटवर्क्स और अब ट्विटर का CEO भी एक भारतीय होगा। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भारत की कामयाबी देखकर बहुत अच्छा लगता है। इससे हमें भी यह पता लगता है कि अमेरिका इमिग्रेंट्स को मौके दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अकाली दल को लगा बड़ा झटका, मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, अकाली दल SAD नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होने के बाद सिरसा ने कहा कि अमित शाह और JP नड्डा का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे पार्टी में शामिल करवाया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उत्तर भारत की राजनीति में सिख चेहरों में जो चेहरा दिमाग में आया वो सिरसा का ही आएगा। इनको मैं बीजेपी परिवार में शामिल करवाता हूं। पंजाब चुनाव में इसका लाभ होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी के लिए यह शुभ दिन है। मनजिंदर सिंह सिरसा के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेदारी से मुक्त होकर वे बीजेपी में शामिल हुए। उनको JP नड्डा और अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? अगर दोस्तों आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम जिसको कि भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।